आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग संसद पढ़ रहे थे, उसी क्रम में जो है संसद के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसमें हमने राज्यसभा पढ़ लिया है और राष्ट्रपति भी। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो देखिए, संसद का मैंने अनुच्छेद ट्रिक से बताया था 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81। बड़ी आसानी से याद हो जाता है। एक क्रम है 79, 80, 81 और राष्ट्रपति का 52। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो देखिए, जो भी लोकसभा से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब की इसमें चर्चा होगी। संक्षेप में सबको रखने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात, जो लास्ट में जो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आए, उनको भी हम इसमें आपको कराएंगे। तो देखिए, जो लोकसभा है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी। और देखो, यही डेट जो है राज्यसभा में भी है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा जो है यह एक निम्न सदन है। लोकसभा जो है यह अस्थायी सदन है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है। देखिए, लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं। प्रेजेंट में ये है। और इसमें जो 552 सदस्य हैं, इसमें 530 सदस्य जो है वो राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज हैं, और 2 एंग्लो इंडियन हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। होता क्या है कि वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो है 545। और जब संविधान जो है बना था तब इसमें जो सीटों का निर्धारण था वो था 500। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। शुरू में 500 सीटें थीं। 31 अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा जो है 552 सीटें करी गई। और लेकिन वर्तमान में जो सीटें हैं वो 545 हैं। इसमें क्या है कि जो 545 सीटें हैं, इसमें 530 जो है वो राज्यों से, 20 जो है इसमें 13 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन है। अब ये जो आप देखोगे तो ये 545 हो गया। अब क्या होता है कि जो जो लोकसभा में ये सदस्य हैं, इसके लिए हमारा जो संविधान है उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। ये एक जनगणना पर आधारित है। जैसे कि 84वां संशोधन है, उसके द्वारा सीटें निश्चित कर दी गई 2026 तक के लिए। यानी कि 2084 अमेंडमेंट में 2026 तक के लिए ये सीटें निर्धारित कर दी गई। और 1971 की जनगणना के आधार पर यह डाटा लिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? देखो, ऐसा है कि किसी राज्य में जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य में जनसंख्या कम है। सीटों का जो निर्धारण है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अब ऐसे में क्या है कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ की सीटें भी ज़्यादा होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। सबसे अधिक पूरे भारत में लोकसभा में सीटें अधिक किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की। अब क्या है कि कुछ राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया। अब नियंत्रित किया तो ये पॉजिटिव है, लेकिन सीटें कम होंगी तो दिक्कत होगी। तो ऐसे में जनगणना जो है प्रेजेंट का डाटा ना लेकर के 1971 की जनगणना को इसमें लिया जाता है। और सीटें भी निर्धारित कर दी गई कि 2026 तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, इतनी ही सीटें रहेंगी अधिकतम। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। और पहले ये सीटों का जो निर्धारण था ये 2000 तक था। बाद में 84वां संशोधन करके इसको 2026 कर दिया गया। अब जो है इसमें अगला जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हमारी लोकसभा है उसमें जो भी सदस्य जब चुना जाएगा तो उसके लिए क्या अर्हता है, योग्यता क्या है? तो उसके लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। बाकी जो और भी अर्हता की बात है संसद पर छोड़ दी गई। तो इस तरह से ये उसकी योग्यता की बात है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि लोकसभा जो है इसमें क्या होता है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
और सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। जब राज्यसभा में ऐसा नहीं था, राज्यसभा में क्या था कि वहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित, वो तो स्थायी सदन है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष था। यहाँ पर क्या है, लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष और सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा क्या है, 5 वर्ष से पहले भी विघटित हो सकती है और 5 वर्ष से आगे भी इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और 44वां संशोधन 1978 के द्वारा ये पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे 6 वर्ष हो गया था लोकसभा और यहाँ पर कितना 5 वर्ष फिर से, जो कि प्रेजेंट में है। अब क्या होता है कि लोकसभा का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है और वयस्क मताधिकार प्रणाली का प्रयोग होता है। 18 वर्ष की आयु का या उससे अधिक आयु का जो भी व्यक्ति है वह वोट दे सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है। होता क्या है कि वयस्क मताधिकार प्रणाली में जो 18 वर्ष की आयु है, ये संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था 61 अमेंडमेंट 1989 में। इसके द्वारा जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी और इस 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, वोट डाल सकता है। इसके बाद क्या है कि इसमें देखो, राज्यसभा के जो चुनाव था, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, विधान परिषद का जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायती का चुनाव, इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है और जो है इसमें जिसको वोट अधिक मिलते हैं, जैसे 5 सदस्य खड़े हैं, उसमें जिसको प्रत्येक व्यक्ति का 1 वोट होता है, जिसको वोट ज़्यादा मिलते हैं वही विजेता होता है। तो सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर अग्रता ही विजेता होता है। तो इस तरह से जिसको वोट अधिक मिलते हैं वही विजेता होता है, इस तरह का यहाँ पर प्रावधान है, जो कि एक बहुत सरल है, जो आप सब जानते भी हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी लोकसभा है उसमें जब ये सदस्य आते हैं, लोकसभा में जो सदस्य आते हैं उनमें क्या होता है कि उन सदस्यों के द्वारा उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है कि जो ये सदस्य आए हैं, जैसे उदाहरण के लिए 545 सदस्य जो आए हैं, इनको ये शपथ दिलाएगा और शपथ दिलाने के बाद 2 इसमें से सदस्य जो है, एक लोकसभा का अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष, ये लोकसभा के सदन से ही जो है चुने जाते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, चुना जाता है या निर्वाचित होता है। तो निर्वाचित नहीं, चुना जाता है, क्योंकि निर्वाचन तो उसका पहले हो चुका सदस्य के रूप में। इसी जगह पर एक और प्रश्न आता है कि जो अध्यक्ष होता है क्या उसकी शपथ होती है? तो हमारे संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण साफ है कि जब वो सदन में सदस्य के रूप में आया, सांसद के रूप में आया, तो उसको प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जा चुकी है और उसके बाद वो अध्यक्ष बना है। तो शपथ उसकी हो चुकी, इसलिए अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष चुना गया इसी सदन से, और तब तक ये प्रोटेम स्पीकर रहता है जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाता है, इस तरह से। लेकिन यही आप देखोगे राज्यसभा में बिल्कुल इसके अपोजिट है। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होगा वह सदन का सदस्य नहीं होगा, लोकसभा का अध्यक्ष सदन का ही सदस्य होगा। इस तरह के प्रश्न आप कंपेयर करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए आप राज्यसभा का जो हमने वीडियो बनाया है वो आप देखेंगे तो आपको राज्यसभा समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लोकसभा। अब क्या है कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर इनके कार्य होते हैं। जैसे अब क्या है कि जो अध्यक्ष बनेगा उसका कार्य क्या है? एक तो सदन की बैठकों को संचालित करवाएगा, उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे जब चुनाव होगा, अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे जब चुनाव होगा तो जो सदस्य चुनाव में खड़े होंगे उसमें कहा गया कि जो भी सदस्य है उसको 1/6 मत प्राप्त करना अनिवार्य है, जो भी वोट पड़े हैं। अगर वो 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। एक तो ये बात। दूसरी बात, सदन की जो बैठकें चलेंगी तो उसमें क्या है कि 1/10 कोरम ये होना जरूरी है, क्योंकि 1/10 सदस्य होंगे तभी बैठक चल पाएगी। यानी कि जैसे 545 सदस्य हैं तो इसका 1/10 लगभग 55 सदस्य जब होंगे तो सदन की बैठक चलेगी। 55 सदस्य कम होंगे तो सदन की बैठक नहीं चलेगी।
दूसरी बात, लोकसभा जो है इसमें जो अध्यक्ष आया है ये क्या होता है, जैसे मान लो अगर जो है संसद के अंदर कोई विवाद की स्थिति, कोई प्रस्ताव आया और उस विधेयक को लेकर, जैसे साधारण विधेयक है अनुच्छेद 107 के अंतर्गत, और उस विधेयक को लेकर यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बैठक बुलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सदनों की बैठक, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अब ये जो लोकसभा अध्यक्ष है ये जो बैठक की अध्यक्षता करेगा ये अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगी 108 के अंतर्गत। बैठक बुलाई किसने, राष्ट्रपति ने। और बैठक बुलाने के बाद जब उसकी अध्यक्षता करेगा तो अनुच्छेद 118 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब इसमें क्या होता है, जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो आप देखिए कि किसी प्रस्ताव को लेकर विवाद हुआ है, उसमें कौन जो है बढ़ चढ़कर उसमें आगे रहेगा। तो एक सिंपल सी बात है, लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 250 हैं। दोनों को संयुक्त बुलाया गया, विवाद की स्थिति थी, लेकिन उसमें जिसका जो हावी रहेगा, जिसका ज़्यादा माना जाएगा वो कौन होगा, लोकसभा, क्योंकि इसमें सदस्य ज़्यादा हैं। इस तरह से संयुक्त बैठक में लोकसभा की ही चलती है। अब दूसरी बात है कि जो लोकसभा है इसमें धन विधेयक, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो राज्यसभा में जैसे हम लोग पढ़े थे विशेष हैं, उसी तरह लोकसभा के लिए विशेष क्या है कि जो हमारा धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में, तो ये जो धन विधेयक है, इस कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसमें राज्यसभा को पावर नहीं है। राज्यसभा इस विधेयक को लेकर के चर्चा राज्यसभा में हो सकती है, वो अपनी प्रस्ताव दे सकता है, अपनी बातें रख सकता है, लेकिन माना किसका जाएगा, लोकसभा का ही माना जाएगा। और ये हमेशा इसी सदन में आता है पहले, ये राज्यसभा में कभी पहले नहीं आएगा, ये लोकसभा से शुरू होता है, राज्यसभा में जाएगा बाद में। जब राज्यसभा में जाएगा तो उसको 14 दिन का समय दिया जाता है, यदि वह पारित हो जाता है तब भी पारित माना जाएगा, नहीं पारित होता है तब भी पारित माना जाएगा। आपने देखा होगा आधार बिल जो है, जब आधार बिल जो है आया प्रस्ताव संसद में, तो इसको मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि इसको धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया और केवल लोकसभा में पास कर लिया गया। इसको लेकर विवाद भी हुआ और बाद में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो कहने का मतलब, सुमित्रा महाजन जब लोकसभा अध्यक्ष थी तो उस समय की ये बात है। तो कोई भी बिल, कौन सा बिल धन विधेयक होगा कौन सा नहीं होगा, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अब क्या है कि ये एक तो लोकसभा को विशेष पावर है। दूसरी बात, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति नहीं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जो मंत्री हैं, जो सदस्य हैं, जो जनता द्वारा सीधे जो इसमें प्रतिनिधि चुने गए, वो सदन कौन सा है, लोकसभा है। अब क्या होता है कि जो इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद है 100 ब्रैकेट में 3, इसमें ये गणपूति कोरम की बात करी गई जो हमने भी बताई 1/10 सदस्य होना जरूरी है। एक अनुच्छेद है 100 ब्रैकेट में 1, ये अनुच्छेद बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो जब इनको समझोगे। जैसे 100 ब्रैकेट में 1 है, इसमें क्या कहा गया कि जब कोई प्रस्ताव सदन में आता है और उसको लेकर के 50-50 अगर हो जाए, बराबर बराबर वोट हो और टाई होने की स्थिति हो, तो ऐसे में क्या है कि जो हमारा लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है, यह जो है निर्णायक मत दे सकता है। और ये जो निर्णायक मत है ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 101। ऐसे याद कर सकते हो जैसे 100 वोट पड़े, 100 इधर भी मिले 100 उधर भी मिले, बराबर वोट हो गए। अब एक वोट जो है वो कौन देगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऐसे याद कर सकते हो 100 और ब्रैकेट में 1 के अंतर्गत, यहाँ पे कोरम 100 ब्रैकेट में 3 के अंतर्गत। इस तरह से ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ प्रश्न आपको बोल रहे हैं जिनको आपको जो है बताना है, और ये प्रश्न जो है इसी से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है
यदि उसे मत प्राप्त न हो सके। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस सन की जनगणना पर आधारित है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 545 कर दी। और अगला प्रश्न है, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। पांचवा प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। और अगला जो है, 17वीं लोकसभा के गठन हेतु कितनी सीटों पर चुनाव कराए गए। अभी जो 2019 में हुआ ये 17वीं लोकसभा थी। अगला है, लोकसभा में प्रथम स्थान किस राज्य का है और उसे कितनी सीटें प्राप्त हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सदस्य लोकसभा में पहुंची हैं। तो इस तरह से ये हमने लोकसभा के बारे में बताया। एक और पॉइंट इसमें है जो आप समझ लीजिए। देखो, लोकसभा जो है इसमें कहा गया कि आपातकाल की स्थिति में, जैसे आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसे में क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। और यदि आपातकाल लगा रहता है तो ये फिर से 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। फिर आपातकाल लगा रहता है 1 वर्ष बढ़, ये तब तक रहेगा जब तक आपातकाल लगा रहेगा। इसको हम बढ़ा सकते हैं और कोई इसकी सीमा का निर्धारण नहीं है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा तो 6 महीने के अंदर जो है इसको समाप्त किया जाता है लोकसभा को। अब क्या है कि एक चीज़ और है जिसमें कहा गया कि प्रत्येक वर्ष लोकसभा के 2 सत्र होना अनिवार्य है, 2 सत्र होना, और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अंतिम जो सत्र हुआ और आगामी सत्र है इसके बीच 6 माह की गैपिंग होना चाहिए, ये बात बताई गई। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोगों ने जानी। और राज्यसभा जो है उसको भी हमने जो भी उसमें इम्पोर्टेंट था वो बताया। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राज्यसभा का लिंक हमने दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे एक चार्ट के द्वारा, और फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।